यस, हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हम बात कर रहे थे आयनाइजेशन एंथैल्पी स्टार्ट करने की। एटॉमिक रेडियस हमने डिस्कस कर लिया था, कंप्लीट कर लिया था। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एंथैल्पी और आयनाइजेशन पोटेंशियल। ये आयनाइजेशन एनर्जी को कैसे डिफाइन करते हैं? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी minimum amount of energy required to remove या to eject, to remove or to eject the outermost इलेक्ट्रॉन ठीक है। इस आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को मोस्ट लूजली बाउंडेड भी कह सकते हैं आप, मोस्ट लूजली बाउंड। ठीक, सबसे वीकली बाउंड होगा। वो तो हम पहले भी जेड इफेक्ट में भी सॉल्व कर चुके हैं कि लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन्स पर चार्ज क्या होता है, सबसे कम होता है, सबसे कम प्रोटॉन का, क्योंकि अंदर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, वो किसी भी या आउटर मोस्ट ऑर्बिट भी कह सकते हो, टू रिमूव द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन या टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट ऑर्बिट, ऐसा भी कह सकते हैं, टू रिमूव द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक, या ब्रैकेट में लिख सकते हैं टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन ऑफ आउटर मोस्ट ऑर्बिट। ठीक है, शैल। ठीक, आउटर मोस्ट ऑर्बिट या आउटर मोस्ट शैल में या सब शैल में, जो भी प्रेजेंट है आउटर मोस्ट में। ठीक है, सब शैल जो भी प्रेजेंट है उसमें से रिमूव करना है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि कुछ बुक्स में ऐसा लिखा होता है लैंग्वेज, उससे कोई दिक्कत नहीं है। मतलब हमें आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को या आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करना है। ठीक है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 1 mole of an isolated gaseous atom of an element ठीक, प्रेजेंट इन प्रेजेंट भी लिख सकते हैं, प्रेजेंट इन इट्स या इन इट्स ग्राउंड स्टेट। ठीक है, और पूरा लैंग्वेज लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, टू प्रोड्यूस द कैटायन, टू प्रोड्यूस ए कैटायन। वैसे नहीं भी लिखेंगे तब भी हमें ऑब्वियसली पता है कि इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, तो इट मीन्स क्या बनेगा, कैटायन ही बनेगा। ठीक है, इज नोन एज आयोनाइजेशन एनर्जी या एंथैल्पी। ठीक है, ये कहा जाता है इसे। तो इसमें अब आयनाइजेशन पोटेंशियल वो आपको बताया था कि किस इलेक्ट्रॉन हैज़ टू बी एक्सेलरेट विद दैट पोटेंशियल डिफरेंस सो दैट इट गेन द आयोनाइजेशन एनर्जी। ये पहले लैंग्वेज लिखवाया हुआ है आपको आयोनाइजेशन पोटेंशियल के लिए। ठीक है, यानी कि किसी इलेक्ट्रॉन को हम इतना वोल्टेज सप्लाई करते हैं कि वो क्या गेन कर लेता है, एक्सेलरेट करके वो इट गेन द एनर्जी इक्वल टू द आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, वो हाइड्रोजन के एग्जांपल में आपको लिखवाया हुआ है। ठीक है, कि हाइड्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी होती है 13.6
जूल, और वैसे उसकी आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, उस फॉर्म में आपको वो लिखवाया हुआ है, ठीक है, कि कितना वोल्टेज हमें सप्लाई करना है। ठीक, तो जनरली ये वोल्टेज में होता है, इसलिए इसे आयनाइजेशन पोटेंशियल कहा जाता है। आयनाइजेशन पोटेंशियल किस में होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी किस में होती है? जूल और कैलोरी। या तो ये जूल यूनिट होगा, जूल यूनिट, या कैलोरी यूनिट होगा। ठीक है, जूल और कैलोरी। ठीक है, या ये फिर आयनाइजेशन पोटेंशियल में होगा तो इलेक्ट्रॉन। और रिलेशन क्या है वो आपको बताया हुआ है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का और जूल का क्या रिलेशन होता है। ठीक है, चलिए, तो ये क्लियर हुआ। एंड अब जैसे हम कोई एग्जांपल लिख लेते हैं। एग्जांपल जैसे हमने क्या लिखा, दो तरीके से लिखते हैं हम इसे। सोडियम प्लस एनर्जी, Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, ये गैसियस है। ठीक है, इस तरह से ऐसे लिखा जाए तो ये एनर्जी कौन सी होगी? इट इज़ आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक, अब हम इसे दूसरे तरीके से लिख देते हैं। Na गिव्स Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया इसमें से हमने। ठीक है, और इसमें जो भी एनर्जी यूज़ होगी, ठीक है, डेल्टा एच। डेल्टा एच का मतलब होता है एंथैल्पी, एंथैल्पी चेंज। ये पढ़ोगे आगे, थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में पढ़ोगे इसे। तो डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा एच, यहाँ डेल्टा एच क्या होगा? ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी, एंथैल्पी चेंज ऑफ आयोनाइजेशन is known as ionization enthalpy, ionization एंथैल्पी। ठीक है, और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी? कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। ठीक है, कैसे लिखा होगा? जैसे पॉजिटिव प्लस में होगी x किलो जूल पर मोल, ऐसे लिखा होगा। पर मोल क्यों? क्योंकि बाय डेफिनेशन 1 मोल को रिलीज़ करना है, तो ये गैसियस होना चाहिए। ठीक है, और ये तो ऑब्वियसली गैस में हो गई होगा, तो गैसियस 1 मोल है, तो इसके लिए इस तरह से। और प्लस क्यों होगा? इट इज़ ऑलवेज एंडोथर्मिक, IE is always एंडोथर्मिक, कभी भी एक्सोथर्मिक नहीं होगा, ऑलवेज एंडोथर्मिक होगा। यानी कि इज़ ऑलवेज एंडोथर्मिक फॉर एनी न्यूट्रल एटम। किसी भी न्यूट्रल एटम के लिए ये ऑलवेज क्या होगा? एंडोथर्मिक होगा। आयन के लिए हो सकता है, मे बी फॉर एनायंस इट इज़ इलेक्ट्रॉन का लॉस क्या हो जाए? एक्सोथर्मिक हो जाए, इलेक्ट्रॉन का रिलीज़ होना फेवरेबल हो। लेकिन किसी भी न्यूट्रल एटम के लिए ये ऑलवेज एंडोथर्मिक होगा। ठीक है, दूसरा नेक्स्ट पॉइंट क्या है? जैसे हमने ए गैसियस है, ठीक है, और इससे हमने ए पॉजिटिव ऑब्वियसली गैसियस ही होगा, प्लस इलेक्ट्रॉन, तो इसे कहते हैं IE1, यानी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी या एंथैल्पी। अब मान लो हम इसमें आगे इस ए पॉजिटिव से भी एक और इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करा दें, तो ये क्या होगा? IE2 मीन्स सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, अब मान लो इससे भी और रिलीज़ करा दिया, 2 पॉजिटिव से भी एक इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करा देते हैं, तो ये हो जाएगा IE3। ठीक है, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, इसी तरह से एंड सो ऑन। ठीक है,
ऐसे ही चलता रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इनका रिलेशन क्या होगा, फॉर ए पर्टिकुलर एटम या एलिमेंट IE1 less than 2 then 3, ठीक है, एंड सो ऑन, चलता रहेगा IE4 5 6 7 8 कंटिन्यूसली, ठीक है, ऑलवेज, ठीक है, फॉर ए पर्टिकुलर एटम ऑलवेज ऐसे ही रहेगा, कभी कोई चेंज नहीं होगा, ऑलवेज, ठीक है। इस तरह से ये होता है, ये है आयनाइजेशन किसी एक एटम के लिए, तो ऑर्डर हमेशा यही रहेगा, ठीक। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का लॉस होने तक, जब तक अभी इलेक्ट्रॉन का लॉस नहीं हुआ तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का लॉस होने के बाद क्या हो जाता है, प्रोटॉन ज़्यादा हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन कम रह जाते हैं, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है। तो बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेज, ठीक है। अभी हम लिखेंगे फैक्टर्स विच अफेक्ट द, ठीक है, और उसके बाद फिर ट्रेंड लिखेंगे कि वो ग्रुप में पीरियड में कहाँ कैसे मूव करता है, ठीक है। तो ये किस फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, पहले हम ट्रेंड लिख लेते हैं। जर्नली आयनेशन एंथैल्पी increases from left to right within a period. Whereas decreases from upward to downward within a group, ठीक है। तो ये जर्नल है, ये जर्नल ऑर्डर है, यानी कि ऑलवेज ऐसा होगा, ये कोई नेसेसरी नहीं है। अब कैसे हम डिसाइड करेंगे कि क्या कंडीशन है क्या नहीं है, ठीक। चलिए तो फैक्टर्स समझ लेते हैं, फैक्टर समझ लेंगे तो आंसर भी सॉल्व हो जाएगा। तो हम लिख लेते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एंथैल्पी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल, ठीक है। बात वही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ यूनिट अलग है, न्यूमेरिकल वैल्यू तो वही रहेगी, ठीक है, यूनिट अलग हो जाती है बस उसमें, ठीक। चलिए तो क्या क्या फैक्टर्स हैं, पहला फैक्टर्स हैं फर्स्ट एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस, ठीक है। ये मेन फैक्टर है, मेन फैक्टर, ठीक है। मेन इसी पर ही डिपेंड करता है, जितने भी होंगे, बाकी अदर फैक्टर्स आर यूज टू एक्सप्लेन द एक्सेप्शंस। अदर फैक्टर्स क्या होते हैं, एक्सेप्शंस को एक्सप्लेन करने के लिए हैं मेनली। वैसे ये मेन फैक्टर है, एक दो और हो सकता है कोई मेन फैक्टर हो, अदरवाइज ये ही मेन फैक्टर है, ठीक है। मेन फैक्टर टू एक्सप्लेन द मेन फैक्टर टू एक्सप्लेन द ट्रेंड ऑफ IE along the period and down the group, ठीक है। यही मेन फैक्टर है जो डिसाइड करेगा। और इसका रिलेशन क्या होता है, इसका रिलेशन होता है IE
या IP इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक रेडियस। ठीक है, साइज़ लार्जर होगा तो क्या होगा, साइज़ लार्जर होने से क्या होगा, देयर इज़ ए लार्ज डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन में अट्रैक्शन कम होगा, उसे रिलीज़ करना ईजी होगा। साइज स्मॉलर है, रेडियस छोटा है, इट मीन्स देयर इज़ ए स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। क्यों, क्योंकि वो दोनों क्लोज हैं, ठीक है, नज़दीक हैं। तो जैसे अगर हम बात करें तो इसमें देखिए बोरोन, ठीक, और बोरोन से ग्रेटर किसका आंसर होगा, कार्बन का, कार्बन से ग्रेटर किसका होगा, नाइट्रोजन का। ठीक है, फर्स्ट IE, ये फर्स्ट IE का, फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी का ऑर्डर होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन का साइज़ क्या छोटा है, इसलिए उसकी आयनेशन एंथैल्पी बड़ी ज़्यादा होगी। या हम ऐसा लिखें, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, तो ये फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर है। क्यों, क्योंकि लिथियम का साइज़ छोटा है, स्मॉलर साइज हाई वैल्यू। ठीक है, तो साइज से आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं। इट मीन्स क्या हुआ कि लेफ़्ट टू राइट, वही जो स्टेटमेंट लिखा था, लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज और अपर टू डाउनवर्ड डिक्रीज। ठीक है, ये पीरियड में हो गया और ये किस में हो गया, ग्रुप में हो गया। ठीक, तो ये पीरियड का और ये ग्रुप का एग्जाम्पल हमने लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैंने कहा ना, जब भी मेनली हमें कुछ डिफ़ाइन करना होगा, यानी कि जनरल फैक्टर होगा, जनरल ट्रेंड होगा, तो एटॉमिक रेडियस से ही वो डिफ़ाइन होगा, एटॉमिक रेडियस से। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि लेफ़्ट टू राइट ऐसा क्यों हो रहा है, तो उसके लिए एक और फैक्टर होता है। ठीक है, सेकंड फैक्टर कहा जाता है उसे। ये केवल लेकिन लेफ़्ट टू राइट ही डिफ़ाइन करता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, मेन फैक्टर टू एक्सप्लेन द increasing order of IE along the पीरियड। किसी पीरियड में लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं, ठीक है, तो ये सिर्फ अलोंग द पीरियड ओनली, नॉट ग्रुप्स, ये ग्रुप के लिए नहीं है। ठीक है, तो ये सिर्फ पीरियड को लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज, वैल्यू क्यों इंक्रीज होती है लेफ़्ट टू राइट, तो लेफ़्ट टू राइट जो इंक्रीज होता है वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से एक्सप्लेन करते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से। ठीक है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का क्या रिलेशन होता है, आयनाइजेशन पोटेंशियल, या जेड इफेक्टिव भी लिख देते हैं इसे, जेड इफेक्टिव लिखा जाता है। ठीक है, तो IE डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। ठीक है, जितना ज़्यादा जेड इफेक्टिव होगा, और अभी मैंने पिछले वाले उसमें टॉपिक में बताया ही आपको, लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो जेड इफेक्टिव इंक्रीज़ होता है, जेड इफेक्टिव इंक्रीज़ होता है, वो आप सॉल्व करके भी देख सकते हैं कि जेड इफेक्टिव कैसे इंक्रीज़ हो रहा है, इसलिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू भी। तो अगर कोई आपसे रीज़न पूछता है कि नहीं हमें साइज़ नहीं चाहिए, विदाउट साइज़ एक्सप्लेन दैट वाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेज फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, तो आप उसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बताएंगे उसका आंसर। ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से ठीक, सिर्फ आप, मैंने कहा ना पीरियड को ही एक्सप्लेन करेंगे। अब हम बात करते हैं अदर फैक्टर्स, दूसरे ऐसे फैक्टर्स होंगे जो एक्सेप्शंस को एक्सप्लेन करने के लिए होते हैं। ठीक है, अदर फैक्टर्स आर यूज्ड टू एक्सप्लेन द एक्सेप्शंस। other factors which are used
to explain the used to explain the exceptions. ठीक है, जर्नल के लिए ये रूल्स हो गए कि साइज से हम डिसाइड करेंगे जर्नल, ठीक है। और इसमें एक्सेप्शन से कैसे डिसाइड, मतलब जो एक्सेप्शन होगा वो कैसे डिसाइड होगा, अभी हम एग्जांपल भी लिख लेंगे और समझ भी लेंगे उसे, ठीक है। तो इसमें कौन सा फैक्टर है, थर्ड फैक्टर है प्रेजेंस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड, स्टेबिलिटी ऑफ हाफ filled and fully filled orbitals subshell या ऑर्बिटल लिखा हो सकता है, ठीक है। इसका क्या इफेक्ट होगा, these conditions provide the extra stability, thus more amount of heat, more amount of energy required to eject the electron than that of expected value। हम जितना एक्सपेक्ट करते हैं उससे ज़्यादा की रिक्वायरमेंट होगी। जैसे हम एक ट्रेंड लिखते हैं, ठीक है, जैसे हमने लिखा, हम लिखते हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है, और नियॉन। तो लेफ़्ट टू राइट चल रहे हैं, तो लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो ऑर्डर क्या होना चाहिए, एक्सपेक्टेड, ठीक है, एक्सपेक्टेड ऑर्डर ऑफ फर्स्ट IE, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज, बट एक्चुअल ऑर्डर क्या होगा, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज बट डिक्रीज, इंक्रीज इंक्रीज बट डिक्रीज, इंक्रीज इंक्रीज, इट इज़ द एक्चुअल ऑर्डर। यानी कि एक तो प्रॉब्लम यहाँ है और एक प्रॉब्लम यहाँ है। बेरिलियम हैज़ अ हायर आयनेशन एंथैल्पी देन बोरॉन, नाइट्रोजन हैज़ हायर आयनेशन एंथैल्पी देन ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये वाई द बेरिलियम हैज़ हायर वैल्यू, इसका कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं, समझ में आ जाएगा। 1s2 2s2 फुल फिल्ड, ठीक है। बोरॉन 1s2 2s2 2p1, ठीक है। तो ये 2p1 है, इसलिए इसके कंपैरिजन में इससे ज़्यादा एनर्जी, ठीक। नाइट्रोजन, इसमें वैसे एक और कंसेप्ट भी काम करता है, अगर वहाँ पर हाफ फील्ड फुल फील्ड वाला कंसेप्ट नहीं लिखा तो पेनिट्रेशन इफेक्ट भी होता है। क्या होता है, पेनिट्रेशन, हम लिख लेंगे उसे भी। अब इसकी बात करें, नाइट्रोजन 1s2 2s2 2p3, ऑक्सीजन 1s2 2s2 2p4, तो ये 2p3 क्या है,
2p3 इज़ हाफ फिल्ड, ठीक है, ये है हाफ फिल्ड, ठीक है। तो ये हाफ फिल्ड वैल्यू है। तो इसे और इस वाले कंसेप्ट को इसे फुल फील्ड से भी कंपेयर कर सकते हैं। इसमें फुल फील्ड है, सेकंड ये सब शेल, ठीक है, और यहाँ पर 2p है, और इसे पेनिट्रेशन इफेक्ट भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? पेनिट्रेशन इफेक्ट, पेनिट्रेशन भी कहा जाता है। तो अगर फुल फील्ड वाला कंसेप्ट नहीं लिखा है तो वैसे तो लिखा होगा, ठीक है, कि फुल फील्ड सब शेल है, लेकिन अगर वो नहीं लिखा है तो इसमें यहाँ लिखा होगा पेनिट्रेशन इफेक्ट, बेरिलियम 2s। चलो फोर्थ फैक्टर लिख लूँ मैं, उसमें लिख दूंगा मैं, ठीक है। तो यहाँ पर फुल फील्ड है तो इस ज़्यादा स्टेबिलिटी है, इसलिए इट रिक्वायर्ड मोर एनर्जी। यहाँ ये हाफ फील्ड है तो इट रिक्वायर्ड मोर एनर्जी। तो यही होगा कि पूरी फैमिली, द सेकेंड ग्रुप एलिमेंट बेरिलियम की वैल्यू बोरोन से ज़्यादा है, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम से ज़्यादा, मैग्नीशियम, ठीक है, एल्यूमिनियम, और कैल्शियम, स्टोनशियम, बेरियम, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ठीक है। ये ऑर्डर होगा किसके लिए? फर्स्ट IE, फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी के लिए, ठीक है। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। नाइट्रोजन ग्रेटर देन ऑक्सीजन, फॉस्फोरस ग्रेटर देन सल्फर, आर्सेनिक ग्रेटर देन सेलेनियम, बस इन 3 के लिए होता है, ठीक है, हाफ फील्ड का। इसके बाद नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, और यहाँ टेलुरियम और पोलोनियम, ये ऑर्डर होता है। तो ये नॉर्मल है, इट इज़ नॉर्मल, ये नॉर्मल ट्रेंड है, और ये क्या है? एक्सेप्शन। ये सारे, ये तो पूरा पूरा एक्सेप्शन है, ठीक है। तो एक्सेप्शन क्यों है? क्योंकि यहाँ पर हाफ फील्ड फुल फील्ड का आप रीज़न दे सकते हैं, ठीक है। और अगर वो हाफ फील्ड वाला कंसेप्ट नहीं है तो उससे बेटर क्या होता है? इसके लिए बेरिलियम और बोरोन के लिए क्या लिखा होता है? पेनिट्रेशन इफेक्ट लिखा होता है। क्या लिखा होता है? पेनिट्रेशन इफेक्ट। वैसे ये भी लिखा होता है। अब हम इसमें सेकंड आयनेशन एंथैल्पी को समझ लेते हैं इसी में ही। जैसे ये है मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, ठीक है, ये है फर्स्ट IE, ठीक है, या IE1, जैसे भी मैंने लिखा, तो मैं अब IE1 2 ऐसे ही लिखूँगा। किसकी वैल्यू ज़्यादा है? मैग्नीशियम की, ठीक है। 1s2, 2s2, 2p6, 12, और ये है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में क्या लिखेंगे? पेनिट्रेशन इफेक्ट, पेनिट्रेशन इफेक्ट, ठीक है, पेनिट्रेशन इफेक्ट है। 2s इज मोर penetrated towards nucleus than that of 2p, ठीक है, या कोई भी 3 लिख देते हैं, 3s 3p, ठीक है, क्लियर? मोर पेनिट्रेटेड है, it means 3s has 3s electron has more attraction of nucleus than 3p, ठीक है, ये होगा।
तो इसे पेनिट्रेशन इफेक्ट कहा जाता है। वैसे अलग से भी लिखना चाहो अलग से लिख सकते हो, अदरवाइज इसी में ही इंक्लूड होता है ये, मतलब फुलफिल्ड की वजह से भी आप कह सकते हो, और नहीं है बेट तो बेटर वर्ड है पेनिट्रेशन इफेक्ट, ठीक है। तो ये पेनिट्रेशन होता है, और मैं बता देता हूँ एस इज़ बेटर पेनिट्रेटेड देन पी देन डी देन एफ, ठीक है। पेनिट्रेशन, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन डिक्रीजेज, इधर जा रहे हैं तो डिक्रीज होता है पेनिट्रेशन, ठीक है। तो ये होता है। अब मान लो हम इसमें से एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया, अब हमारे पास क्या है, वी हैव Mg पॉजिटिव एंड एल्यूमिनियम पॉजिटिव। अब हम बात करते हैं सेकंड, IE सेकंड किसका ज़्यादा होगा, तो देखते हैं 1s2 2s2 2p6, ये है 3s1 हाफ फील्ड, और यहाँ 1s2 2s2 सॉरी 2p6 3s2 फुल, और ये हाफ। तो ज़्यादा स्टेबल कौन होता है, फुल इज़ मोर स्टेबल, यानी इसकी वैल्यू ज़्यादा है। तो सेकंड एल्यूमिनियम की ज़्यादा होगी। अब इसका एक और इलेक्ट्रॉन लॉस होने के बाद क्या बना, 2 पॉजिटिव, और ये भी बना 2 पॉजिटिव। अब हम बात करते हैं IE थर्ड आयनेशन एंथैल्पी की बात करते हैं। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2 2p6, और यहाँ क्या है 1s2 2s2 2p6 3s1, ठीक। अब देखिए ये 1 है और ये 6 है, ये फुल है और ये हाफ है, फुल और ये हाफ, ठीक। और ये मोर पेनिट्रेटेड है, मोर पेनिट्रेटेड, ठीक है, देन 3s 2p, ठीक, इज़ मोर पेनिट्रेटेड देन 3s, ठीक है। तो इसका मतलब है किसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, फिर से मैग्नीशियम की वैल्यू ज़्यादा होगी, ठीक। तो इस तरह से ये आयनेशन एंथैल्पी के लिए होता है, ठीक। तो ऐसे हम सेकंड थर्ड पेनिट्रेशन का भी इफेक्ट इसमें इंक्लूड हो गया हमने, ठीक है। और हमने फुल फील्ड और हाफ फील्ड का कंसेप्ट समझ लिया, ठीक है। तो हम इसमें फुल फील्ड हाफ फील्ड भी देख सकते हैं, वही सेम रिजल्ट आएगा, लेकिन अगर कहीं कॉन्ट्राडिक्ट बन रहा हो कि हाफ फील्ड फुल फील्ड से अलग आंसर आ रहा है और पेनिट्रेशन से अलग आंसर आ रहा है, तो पेनिट्रेशन को कंसिडर करेंगे। किसे कंसिडर करेंगे, पेनिट्रेशन इफेक्ट को कंसिडर करेंगे, ठीक। अगर कॉन्ट्राडिक्ट बन रहा है, वैसे ऐसा बनेगा नहीं, जहाँ फुल होगा वो ज़्यादा पेनिट्रेटेड भी होगा, मोर पेनिट्रेटेड होगा, ठीक है, और जो हाफ होगा या नॉर्मल होगा वो लेस पेनिट्रेटेड होगा, ठीक है। फिर भी एक बार चेक कर लेना कहीं कोई ऐसा तो नहीं है, ठीक है। तो ये होता है फुल फील्ड और हाफ फील्ड कंसेप्ट का, ठीक। इसके बाद आता है किसका, स्क्रीनिंग इफेक्ट आता है, नेक्स्ट फैक्टर, ठीक है। सॉरी फोर्थ, इसके बाद कौन सा फैक्टर था, फोर्थ, ठीक है। पेनिट्रेशन को चाहो तो इसमें इंक्लूड कर सकते हो, अलग से फैक्टर लिख सकते हो, मैंने लैंग्वेज लिख दिया, ठीक है। फोर्थ ये है स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट, या स्क्रीनिंग इफेक्ट, ठीक है। अब इसमें हम क्या लिखेंगे, शील्डिंग इफेक्ट स्क्रीनिंग इफेक्ट में क्या लिखेंगे, इसी तरह से ये भी एक्सेप्शंस को एक्सप्लेन करने के लिए ही है, ठीक। और इसका क्या इफेक्ट होता है आयनेशन एंथैल्पी के साथ, तो पेनिट्रेशन तो क्या हो गया, हमने वो तो फुल फील्ड और डायरेक्टली, फुल फील्ड और हाफ फील्ड का तो डायरेक्टली इफेक्ट है, ठीक है। पेनिट्रेशन का भी मोर पेनिट्रेटेड मीन्स मोर आयनेशन एंथैल्पी, ये भी डायरेक्टली इफेक्ट है। स्क्रीनिंग इफेक्ट का क्या होता है, रिवर्स इन्वर्स इफेक्ट होता है, ठीक है। शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। पुअर शील्डिंग इफेक्ट मीन्स हाई आयोनाइजेशन पोटेंशियल, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाता है,
ठीक है। स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीज़ कब होता है? व्हेन इनर इलेक्ट्रॉन, मतलब इनर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज़ होते हैं तो स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर हो जाता है। ठीक है, इनर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज़ होने से, या आउटर मोस्ट ऑर्बिट में भी, यानी कि पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है? लेफ़्ट टू राइट मूव करने पर स्क्रीनिंग